वेलकम बैक टू माय चैनल रोविल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं काफ़ी समय से कोई लॉन्ग राइड पर नहीं गया और अब मैं लॉन्ग राइड के लिए निकल रहा हूँ। और आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद से नेपाल अपना एक्टिवा लेके। और सही बताऊँ ना तो ये जो राइड की जो प्लानिंग है मैं सितंबर 2024 से कर रहा था। और पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि जो मेरी राइड है वो पोस्टपोन होती जा रही थी। तो मुझे बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो पर मैं उस वक्त कुछ बता नहीं पाता था क्योंकि कुछ ना कुछ राइड जब मैं फिक्स हो जाती थी कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आते थे जिससे मुझे राइड अपनी पोस्टपोन करनी पड़ती थी। तो ऐसा करते 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 सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी मेरे था कि जनवरी में मैं निकल जाऊँगा, पर मैं नहीं निकल पाया, ठीक है। पर अभी फाइनली मैं फरवरी 4 2025 मतलब आई थिंक जो जब तक ये वीडियो आएगा यानी कि कल तक मैं राइड के लिए निकल जाऊंगा। और अहमदाबाद से नेपाल में जब पहुंचूंगा तो नेपाल में मैं जाऊंगा श्री मुक्तिनाथ मंदिर, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है, जो करीबन 12,343 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब अहमदाबाद से जो मुक्तिनाथ की दूरी है वो है करीबन 2042 किलोमीटर, ठीक है। और आगे मैं कहाँ कहाँ से जाऊँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने ना लाइफ में एक चीज़ सीख ली है कि आप किसी जगह पर पहुँचते नहीं हो, आप पहुँचाए जाते हो। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। आप जितने भी प्लानिंग कर लो, जितने भी हाथ पैर मार लो, पर जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब मैं अहमदाबाद टू नेपाल की प्लानिंग कर रहा था ना 2024 के सितंबर या अक्टूबर में, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कहते ना कि मेरे फेवर में थी कि भाई मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। मेरे पास राइडिंग इक्विपमेंट्स थे, इमरजेंसी सप्लाइजेस थी, अच्छा खासा मेरे पास पैसा था कि मैं वहाँ तक पहुँच जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे पास रूट था, सब कुछ था मेरे पास, पर पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जा रही थी कि वो बार बार जो राइड है वो पोस्टपोन होती जा रही थी। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकलूंगा तो मेरा जो स्टॉप होगा वो पहले होगा प्रयागराज में मैं महाकुंभ में जाऊंगा। महाकुंभ में स्नान करने के बाद अपनी राइड को और भी पवित्र करूंगा। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा नेपाल के लिए। तो सही बताऊं तो मेरा प्रयागराज जो महाकुंभ है वहाँ जाने का इतना कोई प्लान था नहीं। मैंने बोला कि भाई नेपाल ही जाना है, पर मेरे पापा ने थोड़ा मुझे रूट बना के दिया कि भाई ये एक जो चांस है वो बार बार नहीं आता, 144 ईयर में एक बार आता है। तो तू नेपाल तो जा ही रहा है और रास्ते में प्रयागराज भी आएगा, भले थोड़े किलोमीटर्स बढ़ जाएंगे, थोड़े किलोमीटर मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, तो तेरा नेपाल भी जाना हो जाएगा, तेरी नेपाल की राइड भी हो जाएगी और ये प्रयागराज महाकुंभ में तू स्नान भी कर लेगा। तो दोनों काम तेरे एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ ये सबसे बेस्ट है। सो अभी मैं आपको बताऊँ कि मेरा रूट क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा अहमदाबाद, गुजरात से मैं राजस्थान एंटर करूँगा, राजस्थान से मैं मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में एंटर होकर मैं प्रयागराज जाऊँगा। प्रयागराज के थ्रू मैं सोनोली बॉर्डर थ्रू नेपाल में एंटर कर जाऊंगा। तो सोनोली बॉर्डर से मैं पोखरा जाऊंगा, पोखरा से मैं जॉमसम से लोअर मुस्तांग होते हुए मैं मुक्तिनाथ मंदिर तक पहुंचूंगा। उसके बाद में वापस मेरी रिटर्न जर्नी हो जाएगी। सो आगे देखते हैं कि आगे कुछ और प्लान बनता है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, पर अब तक मेरा पूरी जो आइटनरी बनाई है ये यहाँ तक ही है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, वीडियोस है, वो आपको आगे पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ रुकूंगा, क्योंकि प्लानिंग तो पूरी कर ली है। पर क्या होता है ना कि जब आप राइड पे निकलते हो उसके बाद सारी सिचुएशन एक्सप्लेन होती है। पता नहीं, अगर मैं जैसे कि फर्स्ट डे की बात करूँ तो मैंने 500 किलोमीटर चलाने का प्लान किया है, पर कभी कभी 500 किलोमीटर मैं नहीं भी चला पाता। तो यही बात है कि भाई जब आप राइड पे निकलोगे तभी पता चलेगा। तो जब मैं सोनोली बॉर्डर से नेपाल में एंटर करूंगा तो मैं आपको ज़्यादातर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि वहाँ पे भंसार कैसे बनता है वहाँ पे। अगर क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई कि अपने 2 व्हीलर लेके जा सकते हो तो क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी जैसे कि हमेशा की तरह मेरा एक्टिवा में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन मैं करवाता रहता हूँ, वैसे इस बार भी मैंने मॉडिफिकेशन करवाया है। सो पहले तो मतलब मैंने कुछ एकदम मेजर नहीं करवाया, पर थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज करवाई है। पहले तो मेरे जो एक्टिवा में जो पीछे जो लाइट लगी थी ना, एकदम पतली स्ट्रिप थी, वो एक्चुअली निकल गई थी और इतनी पावरफुल भी नहीं थी। उसकी कुछ लाइट जो है वो चल भी नहीं रही थी। तो वो मैंने सोचा कि इसको निकाल देते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की लाइट लगवा दे जो काफ़ी ज़्यादा फोकस और काफ़ी ज़्यादा मतलब विजिबल हो। तो मैंने वो लाइट डलवाई। हमेशा की तरह मैं मिर्ज़ापुर ही गया क्योंकि मेरी एक्टिवा में जितनी भी वायरिंग का काम है मैं मिर्ज़ापुर में मोइन गैरेज है, ठीक है, मैं वहाँ पे ही करवाता हूँ क्योंकि काफ़ी बढ़िया बंदे हैं, उनको सब आइडिया लग जाता है। मैं जो उनका आइडिया लेके जाता हूँ कि मेरे को उस तरह से करवाना है तो एकदम उसी तरह से वो काम करते हैं। और ज़्यादातर वायरिंग मैंने वहाँ से ही करवाई है। तो अगर मैं इधर अहमदाबाद में करवाता हूँ दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोगों को वायरिंग समझ ही नहीं आती, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसकी वजह से मैं बार बार लाइटिंग का या वायरिंग का कुछ भी करवाने के लिए
वहाँ पे मिर्ज़ापुर जो मोइन गैरेज है वहाँ पे ही जाता हूँ। तो छोटा मोटा काम हो गया, फिर मैंने अपना जो फ़ोन होल्डर है वो भी नया डलवाया है, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली चार्जिंग नहीं था, वो पता नहीं उसका जो वायर था वो बिगड़ गया था, पता नहीं क्या क्या रीज़न था। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा रहता था जो वायरिंग वाला था, जो जिससे हम फ़ोन चार्ज कर सकते थे। तो पहले क्या होता था कि पहले मैं अपना जो पावर बैंक है वो लगाता था, पर उसके कारण क्या होता कि पावर बैंक की जो बैटरी है बहुत जल्दी मतलब उतर जाती थी, बाद में मुझे दूसरी पावर बैंक यूज़ करनी पड़ती थी और उसका वायर भी काफ़ी लंबा, तो थोड़ा हेडेक हो जाता था। तो जो गूगल मैप यूज़ करने के लिए मैं जो फ़ोन होल्डर रखा, तो वो मैं वहाँ पे मैप भी देख लूँगा और फ़ोन भी मेरा चार्ज होता रहेगा, तो कोई चिंता नहीं रहेगी मुझे। और पावर बैंक से मेरे कुछ और जो गैजेट्स है वो चार्ज होते रहेंगे। और उसके बाद मैंने एक्टिवा में नए टायर्स डलवाए। वैसे जब मैं टायर की शॉप में गया तो जो भैया थे उन्होंने बोला कि आपका जो आगे का टायर है वो काफी सही है, बस पीछे का टायर नया डलवा दो। तो क्या था ना कि करीबन 19,000 किलोमीटर मेरा एक्टिवा चल गया था, एकदम स्मूथली चला था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लिटरली एक सिंगल पंचर तक नहीं हुआ था। 19,000 किलोमीटर में करीबन 8 स्टेट घूम चुका हूँ, एक भी पंचर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि भाई इतना चल गया है ना भाई, आगे रिस्क नहीं लेना, ठीक है, दोनों टायर्स नए ही डलवा देते। तो मैंने दोनों टायर न्यू डलवा दिए, आगे और पीछे के, ठीक है। तो अभी एकदम स्मूथली चल रहा है और हैंडलिंग में भी काफी मजा आ रहा है मुझे। और उसके बाद मैंने अपने एक्टिवा में जो है एमरॉन की न्यू बैटरी डलवाई है, वो भी सेम काफ़ी किलोमीटर चल गया था और उसको मैंने 4-5 बार चार्ज भी कर लिया था। और उसी के साथ मेरे ऑलमोस्ट जितने भी जो फॉग लाइट है, पीछे की जो रेड रेड जो ब्लिंक होती है, तो सारी सब कुछ है ना उसी के साथ कनेक्ट है। तो जो बैटरी की जो लाइफ होती है ना थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं भाई, वहाँ पे जाएंगे, अगर बैटरी उतर गई तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, इस तरह से बैटरी नहीं डलवा देते। और जो पुरानी बैटरी जो मेरे एक्टिवा से निकलेगी उसको मैंने चार्जिंग पे रखवा दी है। सो मैं जब जाऊँगा तब वो वहाँ से पिकअप करवा लूँगा। तो टोटल मेरे पास एक स्पेयर में भी बैटरी रहेगी, क्योंकि मुझे बैटरी चेंज करना आता है। तो अगर मैं वहाँ पे पहुँचा और भगवान ना करे कुछ बैटरी को कुछ इशू हो गया, तो मैं फटाफट वो नई बैटरी निकाल के अपनी जो पुरानी बैटरी जो चार्ज हो गई वो लगा के मेरा एक टाइम तक मेरा काम चल सकता है। और एक मेन प्रॉब्लम क्या हो गई थी ना कि मेरे जो एक्टिवा का जो आगे का मडगार्ड था, वो मैं जब चला रहा था ना टक 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 ऐसा आवाज आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहाँ से रहा है। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा जो आगे का जो मडगार्ड है उसमें क्लैंप लगा था, तो वह ना थोड़ा सा टूट गया था। तो वो वेल्डिंग करते तो ठीक हो जाता, पर यही बात है कि यहाँ पे जो लोग जब मैंने दिखाया तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे। वो करीबन 950 से 1,000 रुपये मांग रहे थे सिर्फ वो वेल्डिंग के जो टाँके मारने होते हैं उसके लिए। तो फिर मैंने बोला कि काम करता हूँ, मेरा मिर्ज़ापुर में कुछ काम था, एक वेल्डिंग की शॉप थी, तो मैंने वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने सब कुछ मतलब कर दिया। एक्चुअली जो आगे का जो मडगार्ड था उन्होंने खोला और जो क्लैंप था उसमें अच्छे से वेल्डिंग कर दी। और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझसे सिर्फ 40 रुपीज़ लिए ये वेल्डिंग करवाने के लिए। और ये छोटा छोटा काम था ना, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ही थी, पर ये इस काम में है ना मतलब टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब मेरी आई थिंक सो 2-3 दिन तो मतलब ऐसे कब निकल गए। मैं जब सुबह मिर्ज़ापुर जाता तो शाम को वापस आता, मतलब छोटा मोटा काम करने में पूरा दिन निकल जाता था। पर अच्छी बात यह है कि भाई अब मैं पूरा जो एक्टिवा एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और अभी मैं आपको अपना जो सामान है वो दिखाता हूँ कि मैंने अपने सामान में क्या क्या पैक किया है। और क्या है ना कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप अकेले हो और इतना सारा सामान मतलब क्या होता है। तो दिक्कत क्या होती है कि जब मैं अकेला होता हूँ ना, तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे सारी चीज़ें खुद ही संभालनी है। मतलब जैसे कि एक्टिवा बिगड़ा तो मुझे खुद ही हैंडल करना है, कोई मेरा कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं है राइडिंग वाला जो मेरी कोई हेल्प कर दे, ठीक है। तो जब आप अकेले होते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप कुछ भी हो जाए तो खुद ही आपको अपना सपोर्ट करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं अपना सारा सामान जो है वो खुद लेके जाता हूँ। इन केस अगर कुछ दिक्कत हो गई तो मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, मतलब मुझे थोड़ी चीज़ें आती है सॉल्व करने के लिए। सो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इतना सारा मेरा सामान रहता है। बेफ्यूजल का कोई सामान नहीं होता, ऑलमोस्ट सारा जो सामान है वो सारा काम का होता है। तो हमेशा की तरह मैं टोटल 3 बैग लेके जा रहा हूँ। एक ये 60 लीटर का ट्रैकिंग बैग है, ठीक है, ये काफ़ी ब्लैक बड़ा है तो सारा सामान मेरा इसमें आ जाता है, ठीक है। दूसरा ये मेरा राइनॉक्स का सैडल बैग है, ये एक्चुअली 20 लीटर है, मतलब इससे 20 उससे 20 टोटल 40 लीटर का है। और इस बार जो मेरी बैग है मैंने चेंज कर दी है। ये दूसरा एक मेरा लैपटॉप बैग है जिसमें मेरा सारा सामान रहता है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो बैग है उसमें क्या क्या सामान रख रहा हूँ। सो इसमें एक्चुअली ऐसी टोटल 4 बैग्स है, ऐसी मतलब काइंड ऑफ पाउच जिसको कहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से रहती है। इसमें मेरे जो टॉवेल है, फिर कुछ सॉक्स है, वो सब मैंने इसमें रखे। और इसमें यही मेरे ट्राउज़र हो गए। और ये एक एक्चुअली मैंने कुर्ता और पैजामा लिया है, जब मैं प्रयागराज जाऊंगा तो मैं वहाँ पर पहनूंगा। बाद में नीचे दिखा दूँ तो कुछ मेरे शर्ट्स है, ठीक है, और कुछ कुर्ताज़ है, और करीबन 5 या 6 जोड़ी मैंने जीन्स लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना एक जैकेट लिया है,
तो इसको मैंने अच्छे से रैप करके रख दिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे लग नहीं रहा कि नेपाल तक पड़ेगी। अगर लगी तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। और ये जो एक एक्स्ट्रा बैटरी मैं लेके जा रहा हूँ एमरॉन की, इसको चार्ज हो गया क्योंकि मैंने एक्टिवा में नई बैटरी डाल दी है, तो इसको भी मैं इसके साथ ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी वेट है ना ये सेंटर में आ जाएगा। पहले मैंने ये इसमें अपने जो राइनोस के जो सैडल बैग है उसमें रखने का प्लान किया था, पर ये एक जो बैटरी है ना करीबन 2 किलो की है, तो उसका वेट काफ़ी हो गया था, तो मैंने बोला इसको काम के देख सेंटर में ही रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये लेफ्ट साइड का मेरा सैडल बैग है, इसमें एक्चुअली मैं एक हीटिंग बैग है मैं वो रख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं राइड पर गया था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं ये अपने साथ रखता हूँ। इसमें मैंने बैंडेज रखी है और एक एक्स्ट्रा फ़ोन होल्डर, अगर इन केस अगर मेरा वहाँ पे कुछ टूट गया तो इससे कुछ काम चल सकता है। और इसके अंदर मैंने अपना जो ब्लैंकेट है वो रखा है, तो बस इतना, ये 3 चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो ये पैक होके ऐसा हो गया और बाद में मैं इसे ऐसे अच्छे से बंद कर दूंगा। तो राइट साइड में मेरा कुछ ज़्यादा सामान है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बॉक्सेस है। ठीक है, आपको दिखा दूँ तो पहले ये शूज़ है और ये स्लीपर है, और ये एक एक्चुअली मेडिकल का मेरा बॉक्स है, ये काफ़ी बड़ा मेडिकल, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी सारी मेडिसिन इसमें आ गई है। तो पहले मेरा एक दूसरा मेडिकल का जो एक मैंने बैग मंगाया था, पर उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि वो काफ़ी छोटा था और इसमें इतनी सारी मेडिसिन आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा एक काम करते एक बॉक्स ले लेते जिससे थोड़ी मेडिसिन भी सेफ़ रहे और आराम से ऑलमोस्ट मेरी जो दवाई है वो आ जाए। तो इसी की वजह से मैंने ये बॉक्स लिया है, जिसमें ऑलमोस्ट मेरी सारी मेडिसिन सब कुछ आ चुका है। और बस ये मेरे एक्चुअली पंचर किट है और ये हीटर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नेपाल में अगर बहुत ठंड हुई तो मैं इसे ऑन कर सकता हूँ। बाकी बस इतना ही सामान है इसमें। और ये काइंड ऑफ जो मैं पीछे स्टोरेज बॉक्स लगाता हूँ, ठीक है, आपको दिखा दूँ, ये बन गया एक्चुअली। मैंने अहमदाबाद टू नेपाल, और ये जो हमेशा रोहन विल ट्रैवल यूट्यूब का रहता ही है, तो इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं भरने वाला। इसमें एक्चुअली पेट्रोल के लिए मैं एक या 2 बॉटल कर लूँगा, बाद में कुछ स्क्वायर पार्ट रखे इसके अंदर, जो मुझे अगर कुछ रिपेयर करना हो तो। बाद में इसमें कुछ पैकेट फूड ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, बस छोटी मोटी चीज़ें सेम इसमें ही वही आएगी। तो कुछ जो जितनी भी मेजर चीज़ें हैं वो सारी ये बैग्स में मैंने भर दी। तो यहाँ पे एक्चुअली वेट मशीन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पूरा वेट देखना था, क्योंकि जो सैडल बैग है राइनॉक्स की, उसका जो वेट है वो इक्वली होना चाहिए। जब हमने इसका दोनों का वेट देखा तो इक्वल था, मतलब एक साइड का 6.10 था, मतलब करीबन 6 किलो 100 ग्राम था, और दूसरे का 6 किलो 300-400 ग्राम था, मतलब बहुत ही नॉर्मल था, कुछ ग्राम में फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि 1 किलो का डिफरेंट हो जाता है तो क्या होता है कि अभी पता नहीं चलेगा, पर जब मैं व्हीकल चलाऊंगा ना तो स्लाइटली टिल्ट होता रहेगा, और व्हीकल चलाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता रहता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेट मशीन लगाया, जिससे हम लोग जितना भी सामान है वो राइनॉक्स के जो सैडल बैग है उसमें इक्वली रखे तो उतना अच्छा है। सो अभी मैं ध्यान रखूँगा कि जो जैसे कि राइट सैडल बैग से जो मैंने सामान निकाला है ना, तो वो राइट सैडल बैग में ही डालना है, और लेफ्ट सैडल बैग से निकाला तो मुझे वो लेफ्ट सैडल बैग में ही रखना है, तो वेट इक्वली रहेगा। सो ऑलमोस्ट जो पैकिंग है वो सारी अभी हो चुकी है। एक्चुअली क्या है, मेरे कपड़े आपको चेंज दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो पहले वाला जो आप क्लिप देखी थी ना, वो मेरी एक्चुअली 2 तारीख को मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, और या 3 तारीख है, मतलब 4 तारीख को कल मैं निकल रहा हूँ। सो कल एक्चुअली मेरा रिकॉर्ड करने का प्लान था, पर जो कुछ सामान था वो बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा कि एक काम करते, थोड़ा आज आराम करते, बाकी की जो चीज़ें जो पैक नहीं हुई वो कल कर देंगे आराम से, और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ मॉडिफिकेशन दिखाया, सामान दिखा दिया, और बस अभी आज 3 तारीख है, तो कल सुबह मैं निकल जाऊँगा राइड के लिए। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो मैं राइड के लिए निकल के आऊँगा। अगर आपको मेरी राइड के लाइव अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट मैं देता रहता हूँ। और यूट्यूब पे क्या होता है ना कि कुछ टाइम के बाद वीडियोस आते हैं, क्योंकि राइड करने के बाद सारा जो वीडियोग्राफी है वो ट्रांसफ़र करने के बाद फिर एडिट करने में थोड़ा हेक्टिक डे हो जाता है। इसकी वजह से मैं ज़्यादातर राइड के वक्त एडिटिंग करता नहीं हूँ, जब घर पे आ जाता हूँ तब एडिटिंग करता हूँ। तो अगर आपको एकदम लाइव अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइडिंग सफ़र की कुछ यादें आपके साथ शेयर करता हूँ।